हेलो दोस्तों, तो रियाज मोटिवेशन पे द लिविंग वर्ल्ड का ये दूसरा लेक्चर है। स्टडी विथ मी तो चल ही रहा था, लेकिन जो द लिविंग वर्ल्ड यानी 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है उसका सीरीज हम स्टार्ट किए थे। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट किए हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो आपके सामने ये नेक्स्ट वीडियो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है एनसीईआरटी में, उनका हम लोग आज स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे बात क्या करना है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये क्या होती है। आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? सिर्फ एक ही प्रकार का ह्यूमन तो नहीं है ना, सिर्फ क्या पूरे पृथ्वी पे इंसान है ऐसा तो नहीं है। आप अपने आसपास इंसानों को देखते हैं, साथ ही साथ बहुत तरह तरह के जानवरों को देखते हैं। उसमें एलिफेंट है, कैट है, डॉग है, न जाने कितनों हैं, उनको आप देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, इसमें जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, ये कब हुई है? 3.2 मिलियन ईयर अगो, मतलब 3.2 मिलियन पहले ही इस दुनिया पे जिंदगी आ चुकी थी। अब एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? हम अपने आसपास जो देख रहे हैं, जितनी भी तरह का जीव विज्ञान में जीव, हर प्रकार का तरह तरह का जो एनिमल्स वर्ल्ड है, उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। इनमें बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होती है फॉर्म, मतलब जीवन का अलग अलग प्रकार, अलग अलग फॉर्म। क्या सिर्फ इस धरती पे इंसान ही रह रहा? नहीं, हम लोग प्लांट को देखते हैं, हम लोग फंगाई को देखते हैं, इवन सिंगल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इस धरती पे एग्जिस्ट करती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लाइफ का अलग अलग फॉर्म, लाइफ का अलग अलग फॉर्म, जीवन का अलग अलग टाइप। ये जो जीवन है उनका अलग अलग टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। देखिए जरा बात को समझिए, डिफिनीशंस क्या होती है इसका। वास्ट एरे ऑफ स्पीसीज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इस धरती पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, जिन्हें हम और आप अपने नंगे आंखों से देखते नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो ये फिंगर, ये जो हमारा मतलब हाथ है, इसमें न जाने कितने मैक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ये बोर्ड पे न जाने कितने मैक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिन्हें हम अपने नंगे आंखों से देख नहीं पा रहे। ये भी हमारे धरती पे है। तो ये भी तो बायोलॉजी फॉर्म है ना। ये क्या है? बायो का फॉर्म है। ये भी इसके अंदर भी जान है, ये भी अपना सेल डिवीजन कर रहा है, ये इनके अंदर भी मेटाबॉलिक। कल मैंने पढ़ाया था ना, जो लिविंग वर्ल्ड थे उनके अंदर मैंने कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ाया है, कौन कौन सा चीज पढ़ाया है। लिविंग होने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर थे? पहला ग्रोथ था, दूसरा रिप्रोडक्शन था, तीसरा मेटाबॉलिक था, चौथा कॉन्शसनेस था, और पांचवा क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पांचों क्राइटेरिया, इनमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं इस चीज को। तो वास्ट एरे ऑफ स्पीसीज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगई, एल्गी। अब देखिए ये फंगई, आपने ब्रेड पे देखा होगा, कभी कभी रोटी को आप छोड़ देते हैं, कभी क्या करते, रोटी बच गई कहीं पे फेंक दिए, कुछ दिन के बाद पता चला अच्छा मैंने वहां पे रोटी को, ब्रेड को रखा था। तो उसमें आप क्या देखते हैं? जो ब्राउन का कलर्स का जो दिखता है वो एक्चुअल में क्या रहती है? फंगई रहती है। तो ये जो फंगई है इनके भी वास्ट मतलब टैप्स होते हैं। इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मैं उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे निमोनिक्स दूंगा आप लोग को, इस तरीके से आप लोग को याद होगा और नीट जैसे एग्जाम को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो फंगई हमारे मतलब डाइवर्सिटी में आती है। एल्गी आती है, आपने बहुत सारे ब्राउन एल्गी, इनके एल्गी के बहुत टाइप्स है, रेड एल्गी है, मतलब इतने टाइप्स हैं जिनको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़िएगा। फिर आता है प्लांट, जो आप देखते ही हैं प्लांट हमारे चारों तरफ ना। अगर प्लांट नहीं होती तो फिर जो एनिमल्स है, एनिमल्स किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो प्लांट और एनिमल्स, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग लाइफ का फॉर्म्स है, अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, एनसीईआरटी का एक लाइन को मैंने उठाया हूँ, एनसीईआरटी के एक लाइन को मैंने उठाया हूँ
और जो कि नीट के लिए, जो नीट 2021 आने वाली है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत ही गौर से सुनिएगा और देखिए। और इनका शॉर्ट नोट, सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग, कल मैंने जो वीडियो पहला अपलोड किया तो उनमें देखा बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया कि भैया हम जो है ना अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और आप रेगुलर करिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं इस चैप्टर्स को कंटिन्यू रखूंगा और इनके शॉर्ट नोट्स आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसका नोट्स को बनाइए अच्छी तरीके से। ये नोट्स आपको बहुत ही अलग अलग टाइप्स के बुक से लिया गया है, तो इनमें बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बोर्ड छोटी है तो इसको मैंने शॉर्ट्स किया हूँ ताकि एग्जाम में जो डिट्टो पॉइंट आती है, पॉइंट टू पॉइंट आती है, मैं उस पॉइंट को क्लियर किया हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो एनसीईआरटी का लाइन है जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑफ यूनियंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपको याद रखना होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे धरती पे, अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड। फिर से सुनना, 1.2 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। मतलब सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस स्पीसीज है वही सिर्फ दुनिया में, नहीं है तो बहुत सारा मिलियंस, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोजा गया है, आइडेंटिफाइड किया गया है। इनको मतलब हम लोग जानते हैं अभी। ये डाटा को आपको एकदम जरूरी है कि याद करना, इस डाटा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे देखो एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग छोटी छोटी चीज को मिस्टेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, थ्रोट छोड़ देते हैं, यही गलती है। इसीलिए मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया हूं जिसको आपको याद रखना होगा। आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अगर हम किसी भी पॉइंट को फोकस आउट करने के लिए बोल रहे हैं, फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर हम किसी पॉइंट को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं तो मतलब ये है कि मैं उस चीज को आपके एग्जाम में आने वाला है या फिर कोई आपसे वो चीज पूछ सकता है, तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट को आपको बताऊंगा और जबरदस्ती आपको याद करने के लिए बोलूंगा। तो ये पॉइंट उसी में से एक आता है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को IUCN ने अभी तक आइडेंटिफाइड किया है। अभी तक क्या किया है? आइडेंटिफाइड किया है। अब एक बात याद रखना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हर ईयर लगभग 15,000 मतलब 15,000 स्पीसीज, नया स्पीसीज को खोजा जाता है हर साल, एवरी ईयर। यहाँ पे देखो ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हर साल। लोग कंफ्यूज कर सकता है कि क्या एवरी मंथ है, क्या एवरी डेज है, नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरी ईयर, मतलब हर साल 15,000 नया स्पीसीज को खोजा जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है। अब ये जो स्पीसीज है उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाइड करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि नंबर 1, पहला है वो है कैरेक्टराइजेशन। पहला क्या है? कैरेक्टराइजेशन है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन है और तीसरा नोमेनक्लेचर्स और चौथा क्लासिफिकेशन। फिर से याद करना इसको, एग्जाम में, नीट एग्जाम जैसा जो एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उनमें इसका जो नंबरिंग है वो कभी कभी पूछा जाता है। फिर मैं बोल रहा हूं ये जो चीज है 1 2 3 4, जो ये चीज है CINC, इसको सिंस से आपको याद रखना होगा कि मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछेगा कि इसका मतलब ऑर्डर क्या होता है, हम पहले किस चीज को करते हैं। तो पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर्स करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको याद करना है आपको, एनी हाउ आपको याद करना होगा। अब ये कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर्स का स्टडी करना। अब एक बात बताओ, जब तुम किसी भी, मान लो कि तुम एक कैट को देखते हो, जब एक कैट को देखते हो तो क्या करते हो? पहले तुम उसके कैरेक्टर्स को देखते हो, अच्छा वो म्याऊं म्याऊं बोलता है कि नहीं बोलता है, तो वो क्या हुआ? वो उसका एक कैरेक्टर्स हुआ। वो दूध पीती है कि नहीं पीती है, तो वो क्या हुआ? एक उसका कैरेक्टर्स हुआ। तो ये जो किसी भी एनिमल्स को जो हम देखेंगे तो सबसे पहले
फिर बोल रहा हूँ, याद रखना कि सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, पहले कैरेक्टर्स को अध्ययन करेंगे, पहले कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे। दूसरा नंबर आता है आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे तुमने देखा कोई जानवर है जो अननोन जानवर है, और जब तुम देख रहे हो कि अच्छा ये दूध पी रही है, अच्छा ये म्याऊ म्याऊ बोल रही है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो कैट है। मतलब क्या है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन किए, किससे कंपैरिजन किए, हम जो ऑलरेडी स्पीशीज को खोजे हुए हैं उनसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपैरिजन विद ऑलरेडी नॉन स्पीशीज। हम कंपैरिजन करते हैं, ऑलरेडी नॉन स्पीशीज से कंपैरिजन करते हैं। तो कैरेक्टर्स को हम लोग पहले स्टडी करेंगे, देन उससे कंपैरिजन करेंगे विद ऑलरेडी नॉन स्पीशीज। उसके बाद हम लोग उसका नाम रखेंगे। जब हम जान जाते हैं कि अच्छा ये बिल्ली से मिलता जुलता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नाम को रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका नेमिंग करेंगे। अब जब नाम रखा जाता है तो यार बहुत सारा इस दुनिया में एनिमल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी कैटेगरीज में रखेंगे, किसी ग्रुप में रखेंगे, किसी ग्रुप में रखेंगे। अब ये जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर्स है, इनको जिस साइंस के जिस ग्रुप में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टैक्सोनॉमी है, साइंस के जिस ग्रुप में हम लोग स्टडी करेंगे उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पे बात यह आती है कि टैक्सोनॉमी का टर्म कौन दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ये जो एपिडो कंडोल सर है, इनका टर्म, इनको टैक्सोनॉमी को टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एपिडो कंडोल साहब थे, सर थे। दूसरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ, देखो बायोलॉजी में आपको जो साइंटिस्ट के नाम है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। हाल में हर साइंटिस्ट का नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद ये रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये नीट में आई थिंक पूछा गया है, आपको देख लीजिएगा, इसमें हो सकता है नीट में एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स कौन दिया है, तो वो कार्नियस लिनियस साहब दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा पूछा जाता है। और चुटकी में अगर आपको याद है तो 4 नंबर से आपकी आएगी, लेकिन नहीं याद है तो आपके 5 नंबर चले जाएंगे। तो याद रखना है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्नियस लिनियस सर है। दूसरी बात, इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, सेंटापाउ सर है, सेंटापाउ सर फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है। अब बोलेगा सर याद क्या करना है, याद इसमें ये करना है कि IUCN के अकॉर्डिंग 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड किया गया। इस टर्म को आपको याद रखना है। दूसरा, इस चारों जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर्स है, क्लासिफिकेशन है, इसको आपको याद रखना होगा। और टैक्सोनॉमी के जो सर थे, इन सर का नाम को याद रखना पड़ेगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और टर्म कौन दिए थे, एपीडी कंडोल साहब ने जो टर्म दिए, इनको आपको स्पेसिफिक नाम और याद रखना पड़ेगा। तो मैं आज के लेक्चर्स को यही खत्म करता हूँ, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाहर से कुछ वॉइस आ रही होगी क्योंकि नया सेशन स्टार्ट ही कर रहा है, तो कुछ वॉइस आती है, तो उसको फिर हम फाइंड आउट करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्लीज़ वॉइस जो बाहर की आती है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, छोटे बोर्ड को इग्नोर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ शेयर करें, और कमेंट में फीडबैक दे, प्लीज़ फीडबैक आपको देना होगा। फीडबैक दीजिएगा तो फिर मैं और इम्प्रूव करूँगा कि कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला हूँ तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनल मैसेज करके बोले कि सर आप ऐसा कीजिए कि 11th का भी सीरीज को स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं चाहूँगा बहुत जल्द पहला चैप्टर्स 12th का स्टार्ट कर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच।